वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हम लोग पढ़ने वाले हैं ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। ये लिखा गया है जीएल फ्यून्स के द्वारा। जीएल फ्यून्स जो है इसके राइटर हैं, इनके द्वारा लिखा गया है। हम लोग इस चैप्टर में इसका पूरा सारांश पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट अच्छे से सीखते और समझते हुए चलेंगे, जिससे किसी भी प्रकार का आपको डाउट ना रहे। तो आप सबको पता है कि हमें जब क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आता है तो हम रट करके क्वेश्चन आंसर को नहीं लिख सकते हैं एग्जाम में। यदि हमें कहानी पता हो तो हम आसानी से उसके कहानियों को बना करके आंसर आराम से लिख सकते हैं। तो इसलिए बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं आज ए लेटर टू गॉड की पूरी संपूर्ण कहानियां एकदम आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में। बस हमारे इस चैनल में आप लास्ट तक बने रहें। आप ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको कहीं पर भी एक भी प्रॉब्लम ना आए। जैसा कि अब हम लोग कहानी को स्टार्ट करने वाले हैं एकदम फैंटास्टिक तरीकों से, बहुत अच्छी तरीकों के साथ। जैसा कि लेखक ने इस चैप्टर में बताया है कि एक घर जो संपूर्ण घाटी में अकेला ही था, एक घर जो था वो संपूर्ण घाटी में अकेला था, वह निचली पहाड़ी के एक चोटी पर स्थित था। उससे एक व्यक्ति नदी को, पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था, जो ऐसे फूलों से ढके हुए थे जो हमेशा अच्छे फसल के वादा किया करते थे, या हमेशा अच्छे फसल की वादा किया करते थे। जमीन को बहुत ज्यादा जरूरत थी कि तेज बरसात की या कम से कम थोड़ी सी या धीमी वर्षा की पृथ्वी को जरूरत थी। पूरी सुबह लैंचो जो था वो भली भांत अपने खेतों को जानता था और इसके सिवाय उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के लिए कुछ भी नहीं किया करता था। केवल बेटा वो आकाशमान में ही देखता रहता था। प्रिय, अब हम वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहे हैं। महिलाएं जो भोजन पका रही थी, महिलाएं जो भोजन पका रहे थे, जवाब दिया या उत्तर दिया, हाँ, भगवान की इच्छा। बड़े लड़के जो थे वो खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे जो थे वो पास में खेल रहे थे। तब महिला ने उनको तेजी के साथ आवाज लगाई, खाने के लिए आ जाओ। खाने का जो टाइम था, जो टाइम समय था, खाने का समय, जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की, मतलब खाने के समय पर लैंचो ने भविष्यवाणी की, वर्षा की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। वर्षा की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व की दिशा में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे और वर्षा जो थी बहुत ताजगी दिखाई दे रही थी और सुहानी भी थी। लैंचो बाहर गया था, लैंचो बाहर गया था। इसका कारण था कि वर्षा से सुख, वर्षा के सुख को अपने शरीर पर अनुभव करना था। और अब वह वापस आया तो उसे आश्चर्य हुआ और बोला, ये आसमान से गिर रही वर्षा की बूंदें नहीं हैं। इसमें लेखक बताया कि जो आसमान से गिर रही हैं वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये नए नए सिक्के हैं जो बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें हैं, जो बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें हैं, पर 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी 5 सेंट के सिक्के हैं, और जो छोटी छोटी वर्षा की बूंदें हैं वह 5 सेंट के सिक्के हैं। अब लेखक इस तीसरे पैराग्राफ में यह कहना चाहता है कि संतुष्ट भाव से पके हुए अनाज के खेतों को देखा। उसने संतुष्ट भाव से पके हुए अनाज के खेतों को देखा तो वर्षा के पानी से भरे हुए थे, तो वह वर्षा के पानी से भरे हुए थे। लेकिन अचानक तेज हवा प्रारंभ हो गई, लेकिन जो थी तेज हवा बहने लगी थी और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले भी पड़ने लगे थे, बड़े बड़े
ओले भी पड़ने लगे। ये वास्तव में चांदी के नए सिक्कों के समान लगते थे। लड़कों उस जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ने लगे। लड़के जो थे उस जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ने लगे थे। यहां तो सच में बुरा हो रहा था। मतलब लेखक सोच रहा है, मतलब कि लैंचो सोच रहे हैं यह सच में बुरा हो रहा है। लैंचो बोला, मुझे आशा है कि ये ओले शीघ्र ही बंद हो जाएंगे, लेकिन ओले जल्द ही बंद नहीं हुए। 1 घंटों तक घर, बाग, पहाड़ी, अनाज के खेत एवं संपूर्ण घाटी पर ओले गिरते रहे। संपूर्ण जो खेत था वो सफेद रंग का हो गया था, जैसे कि नमक से ढक गया हो। पूरा जो खेत दिख रहा था उस लैंचो का, वो पूरी तरीके से इस तरीके से दिख रहा था जैसे कि वो नमक से ढक गया हो। पेड़ पर एक भी पत्ती ना रही, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं रही। अनाज पूरी तरीके से नष्ट हो गया, पौधों के फूल भी गिर चुके थे। लैंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई थी। लैंचो की आत्मा जो थी वो दुख से भर गई थी। जब तूफान रुका तो वह अपने खेत में खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहा, मतलब क्या बोला, टिड्डियों का दल के हमले के बाद इससे अधिक बच गया होगा। मतलब कि ये टिड्डियों का झुंड आया होता तो भी इसकी अपेक्षा कुछ भी छोड़ गया होता। ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमको अनाज नहीं मिलेगा, अर्थात हम सब इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। वह रात जो थी वो बहुत दुखद रात थी। सेवर है भैया, जब तूफान कोई भी डिपेंड रहेगा अपने खेतों पर, तो अगर वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा तो वो बहुत दुख की बात ही होगी, क्योंकि संपूर्ण वर्ष जितने भी किसान होते हैं मेहनत करते हैं, वो बाद में उनकी अगर फसल नष्ट हो जाती है उनको बहुत ज्यादा दुख होता है। हमारे परिश्रम का कोई भी लाभ नहीं हुआ। हाँ, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। इस साल हमें भूखा रहना पड़ेगा। वही बताया ना भैया कि इस साल जो था उस लैंचो जो था पूरी तरीके से अपने फसलों पर डिपेंड था। उसने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, भैया अब हमारे पास कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करेगा, हमें इस वर्ष क्या रहना पड़ जाएगा, अब भूखे रहना पड़ जाएगा। इस पैराग्राफ में लेखक अगला बताना चाहता है, लेकिन उन सभी के हृदयों में जो घाटी के बीच एकल मकान में रहते थे, उनके केवल एक ही आशा थी। क्या आशा थी भैया? ईश्वर से सहायता। उनकी केवल एक ही आशा थी, सिर्फ ईश्वर से सहायता। इतना परेशान मत हो, यद्यपि ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ नष्ट हो गया है। ऐसा महसूस होता है सब कुछ नष्ट हो गया है। याद रखो, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। लोग कहते हैं ऐसा ही होता है, कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। पूरी रात लैंचो एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, ईश्वर से सहायता। केवल पूरी रात जो था ईश्वर एक ही आशा के साथ सोचता रहा, ईश्वर से सहायता। इसकी आंखें उसको बताया गया था कि सब कुछ देखती हैं। जिसकी आंखें उसे बताया गया था कि सब कुछ देखती हैं, यहां तक अंतर आत्मा को भी। मतलब कि जो ईश्वर है वो सब कुछ जानता है, सबकी बातों को जानता है। इसी सोच के साथ लैंचो जुड़ा रहा भैया। लैंचो आदमी होते हुए भी एक बैल के समान था जो खेतों में कार्य करता रहता था। लैंचो आदमी होते हुए भी एक बैल के समान था जो खेतों में काम किया करता था। अब यहां पर क्या बताया गया भैया, लैंचो जो था इंसान तो था, लेकिन हरदम बैलों के समान क्या करता था, खेतों में काम किया करता था। मतलब कि आगे यहां पर बताया गया कि फिर भी
वह लिखना जानता था, फिर भी वह लिखना जानता था। अगले इतवार को वह एक चिट्ठी लिखेगा। उसने थिंक किया अगले रविवार को यह एक पत्र लिखेगा जो खुद शहर जा करके पत्र बॉक्स में डालेगा। जो वह खुद कहाँ जाएगा भैया, शहर में जा करके वह स्वयं ले जा करके उसे डाकघर में डाल देगा। यह ईश्वर के नाम के पत्र से कम नहीं था, मतलब कि यह ईश्वर के नाम का एक पत्र से कम नहीं था। भगवान, उसने लिखा भगवान, यदि आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे। यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। मुझे अपने खेतों को पुनः बीज बोने के लिए, मुझे अपने खेतों को पुनः बीज बोने के लिए अगले फसल आने तक काम चलाने के लिए 100 पीजोज चाहिए। भैया जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है वैसे वहां पर क्या चलता था, पैसोज चलता था। क्योंकि ओलो के तूफान ने उसके फसल को क्या कर दिया भैया, नष्ट कर दिया। लिफाफे पर उसने अंकित किया भगवान को पत्र को लिफाफे में डालकर दुखी मन से शहर चला गया। डाकघर पहुंचकर उसने लिफाफे पर एक टिकट लिया और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया। एक कर्मचारी जो डाकिया था और वह डाक क्या करता था, डाक खाने की सहायता करता था, हंसता हुआ क्या आया भैया, हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया और कहा, उसने हंसता हुआ कहाँ गया भैया, अपने बॉस के पास गया और कहा, उसे भगवान के नाम की चिट्ठी दिखाई दी। उसे भगवान के नाम की चिट्ठी दिखाई दी। अपने पूरे नौकरी में उसने ऐसे पते को कभी ही नहीं देखा था। जो डाकिया था उसने अपने इस पते को कभी नहीं देखा था। डाकपाल मतलब डाकिया, जो इसमें डाकिया था, मतलब कि जो डाकिया का जो बॉस था, एक मोटा खुशमिजाज वाला व्यक्ति था। जो पोस्ट मास्टर था एक मोटा और खुशमिजाज वाला व्यक्ति था। वह हंसने लगा लेकिन वह तुरंत गंभीर हो गया और चिट्ठी को मेज पर थपथपाते हुए बोला, कितना अटूट विश्वास है। ये कुछ लोग क्या करते हैं, डेरा करके उसे क्या थपथपाते हैं। उसने कहा कितना अटूट विश्वास है, काश मुझ में उस व्यक्ति जैसा विश्वास होता, काश मुझ में उस व्यक्ति जैसा विश्वास होता जिसने यह चिट्ठी लिखी है, जो भगवान से पत्राचार कर रहा है, जो भगवान से क्या कर रहा है भैया, पत्र व्यवहार कर रहा है या पत्राचार कर रहा है। अब हम लोग जो लेखक था, लेखक का भगवान में विश्वास ना डगमगाने हेतु, मतलब जो लेखक था भगवान में विश्वास ना डगमगाने हेतु डाकपाल के मन में एक भाव आया। डाकपाल का मतलब क्या भैया, जो पोस्ट मास्टर था उसके मन में एक विचार आया, चिट्ठी का उत्तर दिया जाए। चिट्ठी का मतलब लेटर का, पत्र का उत्तर दिया जाए। लेकिन जब उसने उसे खोला उसमें साफ लिखा था कि उत्तर देते हुए सद्भाव कागज से लिखा हुआ था। क्या लिखा था भैया, कि उसे कुछ चीजों की आवश्यकता है। वह प्रस्ताव पर अपने अटल था, वह अपने जो प्रस्ताव किया था उस पर पूरी तरीके से अटल था। उसने अपने कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा करने के लिए कहा, उसने अपने कर्मचारियों से धन इकट्ठा करने के लिए कहा। उसने अपने वेतन का भी एक भाग दे दिया, उसे जितना रुपया मिलता था उसने भी उसे एक भाग दे दिया। और अनेक मित्र भी दान के लिए कुछ कार्य में सहयोग करके स्वयं कृतज्ञ मान रहे थे, मतलब स्वयं को एक अच्छी सौभाग्य मान रहे थे कि दान के लिए हम कुछ रुपए दे रहे हैं। उसके लिए 100 पीजो जुटाना जो था वो बहुत ही असंभव था। लेकिन
वह उस किसान को आधे से कुछ अधिक धन भेज सका। उसने धन को एक लिफाफे में रखा और चिट्ठी पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, भगवान, शब्द लिख करके लिफाफे को बंद कर दिया और लेंचो को पता लिख करके उसे डाकघर द्वारा क्या कर दिया भैया, भेज दिया। अगले रविवार के दिन लेंचो को यह पूछने की उसे कोई एक पत्र आया कि नहीं। अगले रविवार के दिन लेंचो यह पूछने के लिए गया कि उसका पत्र आया या नहीं। कुछ समय पहले ही आ गया था। मतलब कि अगले रविवार के दिन लेंचो यह पूछने के लिए उसका कोई पत्र आया या नहीं, कुछ समय पहले ही आ गया था। जो डाकिया था खुद उसे पत्र दिया हुआ था, जबकि जो पोस्ट मास्टर था एक संतुष्ट व्यक्ति की भांति जिसे कोई अच्छा काम किया हो ऑफिस के दरवाजे से देख रहा था। धन मतलब जो पैसा था, पैसे को देखकर जो लेंचो था उसके मन में, पैसे को देख करके लेंचो के मन में कोई गलत मतलब कि कोई भावना, आश्चर्य नहीं हुआ। उसका सिर्फ एक ही विश्वास था, लेकिन पैसे गिनने पर वह बहुत नाराज हुआ। भगवान के द्वारा यह गलती नहीं की जा सकती है और ना ही वह लेंचो को मना कर सकता है, और ना ही लेंचो ने मांगा था और उसे इनकार कर सकता था। मतलब कि जो उसने लेंचो ने क्या किया था, डिमांड की थी, मांग की थी, वह भगवान उसे कभी मना नहीं कर सकता था। तुरंत लेंचो क्या किया भैया, लेंचो कागज और स्याही मांगने हेतु खिड़की पर गया। लेंचो के लिखने, लेंचो मतलब कि जो लोग थे, लोगों के लिखने वाली जो मेज पर बैठ करके वह पत्र लिखने लगा। स्वयं के विचार करने हेतु प्रयास करना पड़ा। इसी कारण उसका माथा सिकुड़ रहा था। उसका माथा क्या था, ये पूरी तरीके से सिकुड़ रहा था। जब उसने चिट्ठी को पढ़ने लगा, उसके स्वयं मन में क्या होता रहा था, विचार उत्पन्न हो रहा था। उसके मन में विचार आ रहे थे। उसे कितना प्रयास करना पड़ा, इसी कारण वह उसका माथा क्या कर रहा था भैया, सिकुड़ रहा था। जब उसने चिट्ठी लिखना समाप्त कर दिया, वह टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया और उसे चाट करके चिपका दिया। मतलब मुंह से लगा करके चिपका करके जीभ से पहले चाटा, फिर इसके बाद क्या कर दिया, चिपका दिया। और जैसे ही पत्र को डाक में डाला तो पोस्ट मास्टर जो था उसे खोलने के लिए गया। पत्र ने उसे लिखा था, पत्र में उसने क्या लिखा था भैया, कि आपने केवल 70 पिज़ोज भेजे हैं, जबकि मैंने 100 पिज़ोज मांगे थे। शेष जो धन है, मतलब शेष जो पैसा है, मुझे सख्त दे दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। परंतु आप इस बार डाकघर के मत भेजना, क्योंकि डाकघर के लोग बहुत ज्यादा बेईमान हैं। लेंचो हम आशा करते हैं बेटा आपको यह जो वीडियो है, आपका ये जो सारांश है, अच्छी तरीकों से समझ में आए होंगे। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।